हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कॉन्फिडेंट क्लासेस। स्वागत है आपका क्लास 9th की एनसीईआरटी हिस्ट्री में, जिसमें हम अपना चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं। उसका आज जो है पार्ट 2 जो है हम कवर करेंगे, जिसमें हिटलर की शक्ति के तौर पे वहाँ पे उदय जो हुई, जो जर्मनी में हिटलर्स राइज टू पावर हुआ, किस तरीके से वो सत्ता का अधिग्रहण करता है, उसकी शुरुआत कैसी होती है और एंड किस तरीके से होता है, पूरी चीज़ को जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। देखिए, किसी भी देश में किसी भी सत्ताधारी के उदय के पीछे एक अच्छा खासा कंटेक्स्ट होता है, और यही कंटेक्स्ट जो होता है बाद में उसकी हिस्ट्री बनती है कि उसके उदय में, उसके राइज होने में, पावर को अधिग्रहण करने में किन चीज़ों ने एज अ फैक्टर जो है काम किया। तो इसी तरीके से हिटलर के उदय में भी 3 चीज़ों का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा है या योगदान रहा है, जिनमें से पहली थी अर्थव्यवस्था, दूसरी थी राजनीति और तीसरा था समाज। ये बैकग्राउंड में काम कर रहा था, जिसके चलते जो है हिटलर जो है शक्ति के केंद्र में आ जाता है और जर्मनी में टॉप पावर वाला बन जाता है। बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया में इनकी पैदाइश हुई थी। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी क्या है, वियना है। 1879 में, ठीक है। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, बचपन दरअसल इनका गरीबी में गिरा हुआ था। यहाँ पे आपको एक सोसाइटी बैकग्राउंड दिखेगा, क्योंकि देखिए जब कोई आदमी पॉवर्टी में, चीज़ों के अभाव में जब होता तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, चीज़ को लेके भूख बहुत ज़्यादा होती है, कहीं ना कहीं कर गुजरने वाली जो क्षमता होती है वो पॉवर्टी में, कहा भी जाता है ना कि अभाव में व्यक्ति ज़्यादा कुछ सीखता है, तो कुछ वैसा ही एक फैक्टर यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, जब प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हो गया, ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी, उसने जो है अपने आप को एज आर्मी मैन रजिस्टर्ड करवाया, यानी कि युद्ध में जाने के लिए उसने आर्मी में अपनी भर्ती की। एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट, और जो उसमें जो कार्यवाहक जो होता है ना, जो मैसेजेस जो है पहुंचाता है, चिट्ठियां वगैरह, उसने भूमिका निभाई। बिकेम अ कॉर्पोरल, बाद में कॉर्पोरल बन गया। एंड अर्न मेडल फॉर ब्रेवरी, और उसने जो है कई बड़े बड़े जो है पदक भी जीते। किस चीज़ के लिए? बहादुरी के लिए। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, जर्मन की जो हार थी, जो जर्मनी जो हार गई थी प्रथम विश्व युद्ध में, उसने उसको बहुत ज़्यादा भयभीत कर दिया। एंड द वर्सलिस ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, और वर्साई की जो संधि थी, ठीक है, जो वर्साई की संधि की गई थी, उसने उसको बहुत ही ज़्यादा अंतर्क्रोधित बना दिया, यानी कि अंदर से वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर गुस्सा आ गया है। इन 1919 ही ज्वाइंड ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी, और 1919 में उसने जो है एक छोटी सी पार्टी थी जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसको उसने ज्वाइन कर लिया। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और बाद में जो है वो शुरुआत जो है उसमें उसने जो की थी बहुत छोटे पद से किया था, लेकिन बाद में जो है उसने जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर लिया, कब्जा कर लिया उस पर, यानी कि उसमें उसका सिक्का चढ़ने लगा। और फाइनली उसने इस पार्टी का नाम चेंज करके क्या रख दिया, इस पार्टी का नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स, यानी कि राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन लेबर पार्टी, या जो लेबर पार्टी थी उसने इसका नाम रख दिया। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी, और यही पार्टी जो है किस पार्टी के नाम से जानी गई? नाजी पार्टी के नाम से जानी गई, जो नाजीवाद का जो विचारधारा था उसको प्रोपोगेट करती थी, आगे बढ़ाती थी। इन 1923 में हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवेरिया, ठीक है, हिटलर ने प्लान बनाया कि बवेरिया जो जगह है उसको वो कब्जा करेगा। मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर, और फिर मार्च में ही उसने ये भी प्लान किया कि बर्लिन को भी कैप्चर करेगा और सत्ता का पूर्ण जो है शोषण करेगा। ही फेल्ड, वो जो है, लेकिन इस चीज़ को करने में वो फेल हो गया, नाकाम हो गया। उसके बाद वो अरेस्ट हो गया, ट्राइड फॉर ट्रीजन, उसके ऊपर जो है राष्ट्रद्रोह का केस भी चला। एंड लेटर रिलीज्ड, और बाद में उसे छोड़ भी दिया गया। द नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930s, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि नाजी पार्टी या नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी जो थी, अपना जो प्रभाव था, जो अपना रुतबा था, 1930 से पहले कभी भी जर्मनी की जो पॉलिटिक्स थी, सोशल इकोनॉमिक, कहीं भी उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है।
इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। और फिर क्या होता है, 1929 की जो विश्व आर्थिक महामंदी आती है, उसी के बाद जो नाजीवाद है वो क्या होता है, मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। एज वी हैव सीन, जैसा कि हम लोगों ने देखा, आफ्टर 1929 1929 के बाद जो बैंक्स थे वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गए। वहाँ के जितने भी बिजनेस उद्योग धंधे थे वो सब बंद हो गए। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड द मिडिल क्लास वेयर थ्रेटन विद डिस्टिट्यूशन। तो वर्कर्स जो थे वो लोग क्या होते, उनकी नौकरी चली गई, तो जो मिडिल क्लास थे उनको जो है धमकियाँ मिली डिस्टिट्यूशन की। इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टायर्ड होप ऑफ अ बेटर फ्यूचर। और फाइनली यहाँ पर मौका मिलता है नाजियों को अपना जो उनका जो प्रोपेगेंडा है उसको फैलाने के लिए, और उसका बेटर फ्यूचर जो है यहीं से शुरू होता है। इन 1928 में द नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट्स इन राइक्सटैग। ठीक है, देखिए 1928 का जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें जो नाजी पार्टी थी उसको 2.6% से भी कम वोट मिले थे राइक्सटैग में। द जर्मन पार्लियामेंट, जो कि जर्मन पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती है, लेकिन देखिए परसेंटेज ग्रोथ देखिए आप खाली 1932 में 1932 के इलेक्शन में ही हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद द 37% वोट्स। और 37% वोट की बढ़त के साथ जो है जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल कर लेती है कौन, नाजी पार्टी या नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जो जर्मन पार्टी थी हिटलर की। ये देखिए हिटलर का क्रेज देखिए खाली आप, यहाँ पर लोगों को जज्बा देखिए, लोग किस तरीके से उसे जो है फ्यूरियसली जो है सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या है कि एक आर्य जर्मन विल बी द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, इस तरीके की फीलिंग्स लोगों के अंदर आ गई। ठीक है, हिटलर बीइंग ग्रीटेड एट द पार्टी कांग्रेस इन न्यूरेमबर्ग इन 1938। 1938 में न्यूरेमबर्ग में एक पार्टी कांग्रेस की हो रही थी, उसी में लोग जो है अभिनंदन कर रहे हैं इसका। अब थोड़ा यहाँ पे एक न्यू वर्ड जो हमारे इस चैप्टर में खास करके एक न्यू वर्ड वाला भी कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो प्रोपेगेंडा के बारे में देख लेते हैं। स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल। देखिए लोगों को विचार को प्रभावित करने के लिए कुछ ऐसी चीजों का सहारा लेना जो शायद गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, लेकिन वो सबके लिए इक्वली फायदेमंद नहीं होती हैं। वो एक पर्टिकुलर रेस, कास्ट, क्लास, रिलीजन के लिए ही, जेंडर के लिए ही बेहतर हो सकती हैं। तो वो क्या कहलाता है, वही चीज़ प्रोपेगेंडा कहलाती है। और प्रोपेगेंडा को फैलाने में जो चीज़ यूज में ली जाती है, जो चीज़ इस्तेमाल में ली जाती हैं, वो क्या है, पोस्टर्स हैं, फिल्म्स हैं और स्पीचेस वगैरह हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये जर्मनी में इनकी रैलियां चल रही हैं। न्यूरेमबर्ग रैली 1936 का है। ठीक है, 1936 में ओलंपिक भी हुए थे जर्मनी में। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। देखिए इस हिटलर के बारे में एक चीज कही जाती है कि वो बहुत ही जबरदस्त प्रवक्ता था। वो बोलने में, अपनी बात को सामने रखने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करता था। सामने वाला मोह जाता था उसकी बातें सुनकर। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव पीपुल। उसका जो उत्साह था और उसके जो शब्द थे लोगों को सोचने पे मजबूर कर देते थे, उसे फॉलो करने पे मजबूर कर देते थे। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रांग नेशन। उसने वादा किया कि ये वह एक बहुत ही मजबूत देश बनाएगा और जो भी इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, वर्सलीज की ट्रीटी में, वर्साई की संधि में जो भी उसके साथ लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जर्मनी लोगों की जो इज्जत, जो डिग्निटी में जो कमतरी हुई है, उसको वो वापस लाएगा। ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क। उसने ये कहा कि उन लोगों को रोजगार मिलेगा जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार की तलाश में है। एंड सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। और युवाओं के लिए एक सुरक्षित भविष्य की स्थापना करेगा, या भविष्य का निर्माण करेगा। ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पायरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। उसने ये कहा कि जो भी यहाँ पर विदेशी हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर विदेशी हैं उनको हम यहाँ से निकाल फेंकेंगे, और जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज यानी कि षड्यंत्र वगैरह जर्मनी के खिलाफ की जाती हैं उनको हम उनके साथ रेसिस्ट करेंगे और उन्हें तबाह करके रख देंगे। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज समझने का प्रयास करिए, माहौल बनने लगा था जो जेनोसाइड और मसाकर का। यहीं पर लोगों के अंदर जिस तरीके की क्यूरियोसिटी आई है वो आगे चल के 60 लाख ज्यूज की मर्डर का, हत्या का कारण बना। हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने जो है एक नई तरीके की राजनीति की शुरुआत की। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल्स इन मास मोबिलाइजेशन। उसने जो है जो पुराने जो रिचुअल्स वगैरह थे, जो ऑर्थोडॉक्स, जो फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं,
उनकी बातों को उसने पकड़ना शुरू किया और उन चीज़ों को फॉलो करने से ज़्यादा लोगों को क्या करता था, मोबिलाइज करने की जो है उसने नई तरीके की पॉलिटिक्स शुरू की। नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज, और ये जो लोग थे इन्होंने बड़ी बड़ी रैलीज वगैरह जो हैं शुरू की लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। आप जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये स्वास्तिक वगैरह दिख रहा है और बाकी चीज़ें जो हैं ये जर्मन्स जो हैं कैसे प्रोपोगेट कर रहे हैं चीज़ों को। और हिटलर जो है इतनी बड़ी बड़ी रैलियों को सीधे सीधे एड्रेस करता था। एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। अब लोगों के बीच में जो है हिटलर के सपोर्ट को लेके, खास करके प्योर जो जर्मन्स थे, जो नार्डिक अपने आप को मानते थे, नार्डिक रेस का मानते थे, उन्हीं लोगों से जो है समर्थन लिया जाता था। ए सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल, और लोगों को एकता के जो धागे होते हैं उसमें पिरोने का प्रयास किया जाता था। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिका, जो रेड बैनर्स थे, लाल पोस्टर्स वगैरह थे, उसमें जो है स्वास्तिका और नाजी सैल्यूट, इन सारी चीज़ें, रिचुअल्स, राउंड्स ऑफ अप्लाज, जो भी चीज़ें होती हैं लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, ये सारा प्रोपेगेंडा के तहत जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरीके से जोड़ने का प्रयास वगैरह किया गया। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसाया। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि मसीहा के तौर पे हिटलर को दिखाया गया कि आने वाले टाइम में आप अगर अपने आप को बेहतर भविष्य में देखना चाहते हैं तो आपको हिटलर को सपोर्ट करना पड़ेगा। हिटलर क्या है, एक रक्षक है, समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। वह लोगों का यहाँ पर क्या करने आया है, दुख दर्द दूर करने आया है। इट इज एन इमेज दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैज बीन शैटर्ड एंड हु वे लिविंग इन अ टाइम ऑफ अक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। देखिए, जब एक देश तीन अलग अलग समस्याओं से, एक तो आर्थिक समस्या, यानी कि आर्थिकी जो है एकदम विध्वंस हो चुकी है, वहाँ की इकोनॉमी वहाँ की कोलैप्स हो चुकी हो, पॉलिटिक्स में कोई दम दरूद ना बचा हो, सामने अच्छे अपोनेंट ना हो, अच्छी विचारधारा ना हो, तो बाकी सारी चीज़ें फिर क्या होती हैं, बैठ जाती हैं। और फिर डिग्निटी और प्राइड के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उनसे वो कराया जाता है जो कभी उन्होंने करने के लिए सोचा भी नहीं था। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, लोकतंत्र का खात्मा या विध्वंस। ऑन 30 जनवरी 1933, 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग थे, उन्होंने ऑफर किया हिटलर को चांसलरशिप, यानी कि चांसलर बनने के लिए। द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों की जो मंत्रिमंडल होता है उसमें सबसे जो ऊंचा पद था वो क्या था, चांसलरशिप का पद था। हिटलर बाई नाउ दी नाजीज हैड मैनेज टू रैली द कंजर्वेटिव टू देयर कॉजेज। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, बहुत सारी रैली वगैरह भी मैनेज करने की व्यवस्था दक्षिणपंथियों को दी गई। हैविंग एक्वायर्ड पावर, जैसे जैसे पावर कब्जा होता गया, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, और हिटलर ने सीधे सीधे जो है जितने भी लोकतांत्रिक जो तरीके थे उनको धीमे धीमे क्या किया, डिसमेंटल करने लगा, खत्म करने लगा। ए मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेटेड हिज मूव। और फाइनली क्या हुआ कि जो जर्मन पार्लियामेंट थी वहां पर जो है एक आग भी लग गई बहुत जल्दी। ठीक है, द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1930 इंडिफिनिटली सस्पेंडेड सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच। और उसके बाद क्या हुआ कि 28 फरवरी 1933 से जो जर्मन्स जो थे उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रेस है, असेंबली है, ये सारी चीजें क्या हो गई, खत्म कर दी गई, सस्पेंड कर दी, गारंटीड बाय द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दी गई थी। लेकिन इन सबको किसने खत्म कर दिया, हिटलर ने, जैसे जैसे वो पावर में आने लगा। देन ही टर्न ऑन हिज आर्च एनिमी, और फिर क्या हुआ कि जो उसके सबसे जो कट्टर शत्रु थे उनके वो पीछे पड़ गया हिटलर। कम्युनिस्ट थे, मोस्ट ऑफ हुम वे आर हरीडली पैक्ड ऑफ टू न्यूली एस्टैब्लिश कंसंट्रेशन कैंप, और उन्हें क्या हुआ, जो कंसंट्रेशन कैंप वगैरह जो बनाए गए थे सजा देने के लिए, जो कैंप वगैरह की स्थापना की गई थी उसमें उन्हें डाल दिया गया। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वेयर सीवियर, और इन्हें बहुत बुरी तरीके से कम्युनिस्टों को जो है प्रताड़ित किया गया। आउट ऑफ सर्वाइविंग 68 to 08 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डुसेल्डॉर्फ, ए स्मॉल सिटी ऑफ 500,000 पॉपुलेशन। आउट ऑफ, देखिए इसमें क्या हुआ कि 6808 लोग अरेस्ट हुए थे डुसेल्डॉर्फ में, स्मॉल सिटी है 500,000 पॉपुलेशन की, जिसमें 1440 वेयर दोज ऑफ कम्युनिस्ट अलोन। इतने जो ये 6808 लोग थे उसमें सिर्फ 1440 लोग तो सिर्फ कम्युनिस्ट थे। दे वेयर हाउएवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम परसिक्यूटेड बाय नाजीज अक्रॉस द कंट्री। लेकिन 52 अलग अलग तरीके के लोग थे, ये विक्टिम्स थे जिन्हें परसिक्यूट किया गया था नाजियों के द्वारा। उसमें से जैसे जियूस थे, जितने भी फॉरेनर थे, पोलिश लोग थे, जिप्सीज वगैरह थे, और वहाँ के खुद के जो हैंडीकैम लोग थे उनको भी जो है परसिक्यूट किया गया था।
ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड, और फिर 3 मार्च 1933 को बहुत ही महत्वपूर्ण इनेबलिंग एक्ट जो होता है उसे पास किया गया था। दिस एक्ट एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, और इसी एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि जर्मनी में तानाशाही की व्यवस्था शुरू कर दी गई, जिसे नाजीवाद के नाम से जाना जाता है। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री, और ठीक है, इसमें व्यवस्था क्या कर दी गई, इसमें व्यवस्था कर दी गई कि हिटलर जो कहेंगे डिक्री के माध्यम से वही कानून माना जाएगा। पार्लियामेंट को, प्राइस टैग को एकदम साइड कर दिया गया, उसको एकदम खत्म कर दिया गया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियन वेज बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एट इट्स एफिलिएट्स। नाजी पार्टी और उसके सहायक जितने भी लोग थे उनको छोड़कर बाकी सारी जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनको सबको बैन कर दिया गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हिटलर के अगेंस्ट में जा रहे थे। द स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। और सबसे अहम बात, जब भी डिक्टेटरशिप सेट होगी तो वो 4 चीजों पे बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। उसमें से पहली चीज होती है आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था, दूसरी चीज होती है मीडिया, तीसरी चीज होती है आर्मी, और चौथी जो होती है जुडिशरी, न्यायपालिका। इन चारों चीजों को अगर कब्जे में ले लिया जाए तो कंप्लीट जो डिक्टेटरशिप होती है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है किसी भी देश के अंदर। स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वेयर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज द नाजीज वांटेड। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, लोगों की जो है सर्विलांस वगैरह की जाने लगी, सिक्योरिटी फोर्स को बढ़ाने लगे। नाजीज लोग जैसे समाज को जिस तरीके से चाहते थे वैसे उन्होंने उसे मोल्ड करना शुरू कर दिया। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म, जो रेगुलर पुलिस थी जो कि ग्रीन यूनिफॉर्म में रहती थी, ऐसे और द स्टॉर्म ट्रूपर, दीज इंक्लूडेड द गेस्टापो, सीक्रेट पुलिस स्टोप पे। यहाँ पे क्या हुआ, फिर धीमे धीमे गेस्टापो जैसे सीक्रेट पुलिस है और द प्रोटेक्शन स्क्वाड है, क्रिमिनल पुलिस है, सिक्योरिटी सर्विस है, मतलब अलग अलग टाइप की पुलिस वगैरह बना दी गई। उसकी वजह क्या थी, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन रखा जाए, लोगों को कंट्रोल किया जाए। इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, और ये क्या थी, इन्हें जो है एक्स्ट्रा मतलब कि अतिरिक्त संवैधानिक शक्तियों के तौर पे इन्हें जाना जाता है। दे गेव द नाजी स्टेट इट्स रेपुटेशन एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट, और फाइनली इसी ने जो है रेपुटेशन दे दिया था, बहुत ही खतरनाक देश का दर्जा भी मिल गया था। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स, लोगों को जो है, लोग जो भी विरोधी विचारधारा के थे उन्हें क्या किया जाता था, गेस्टापो जो टॉर्चर चैम्बर्स था वहां पर डाल दिया जाता था, कंसंट्रेशन कैंप में डिपोर्ट कर दिया जाता था, और उनके खिलाफ जो है, उनके खिलाफ इन सारी गतिविधियों के खिलाफ उन्हें लीगल प्रोसीजर का सहारा लेने भी नहीं दिया जाता था। और फिर बाद में क्या होता था कि उन्हें जो है वहां पर मार वगैरह भी दिया जाता था या उन्हें प्रोसिक्यूट वगैरह किया जाता था। जैसे कंसंट्रेशन कैंप है, यहाँ पर एक अगला शब्द है जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि ए कैंप वेयर पीपुल वेयर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक ऐसा जेल जहां पर किसी भी व्यक्ति को किस तरीके से डाला जाएगा, बगैर प्रोसेस ऑफ लॉ यानी बगैर कानूनी कार्रवाई के जो है उसे डाल दिया गया। टिपिकली इट वाज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिफाइड बार्ब वायर फेंसेस, और चारों तरफ से ये बिजली दौड़ती हुई जो नंगी तारें होती हैं उनसे ये पूरी तरीके से सटा हुआ था, और अगर कोई भी इसे क्रॉस करने की कोशिश भी करेगा तो वो जल के मर जाएगा। अब रिकंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। रिकंस्ट्रक्शन मतलब फिर से बनने से, एक विनिर्माण से मतलब है। हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिक्स हजालमर सेशनेस हु एम टू ऐड फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। देखिए फिर इन्होंने क्या, हिटलर ने लोगों को जो है एक तरीके का, इसे लॉलीपॉप भी कह सकते हैं, कि आर्थिक रिकवरी करने का जो है उसने प्रयास वगैरह किया, और उसमें उसने क्या किया, वर्क क्रिएशन प्रोग्राम की एक शुरुआत की गई थी, यानी कि कार्य जो है ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को कार्य में संलिप्त करने का ये प्रोग्राम था। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपुल्स कार द वॉक्सवैगन। और यही जो प्रोग्राम था, इसी प्रोग्राम के तहत जो है जो ये सुपर हाईवेज जो जर्मनी के बने, और जो लोगों की जो कार थी जिसे वॉक्सवैगन है, फॉक्सवैगन भी इसे कहा जाता है, वॉक्सवैगन है, ये उसी टाइम का है। ये देखिए जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ये पोस्टर में वही गाड़ी के बारे में है, ये पोस्टर है जिसका मतलब है योर वॉक्सवैगन, यानी लोगों को एक तरीके का लालच दिया गया है कि अगर हमें आप समर्थन देते रहेंगे तो आने वाले टाइम में आपको भी ऐसी ही गाड़ियों आपकी लग्जरियस लाइफ का हिस्सा होंगी। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस है, और जितनी भी विदेशी नीति थी उसमें भी हिटलर को जो है सक्सेस वगैरह मिली। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग नेशन इन 1933, 1933 में उसने लीग नेशन जो था उससे वो क्विट कर गया, उसने उसे छोड़ दिया।
राइनलैंड इन 1936, 1936 में उसने जो राइनलैंड था उसको उस पर फिर कब्जा कर लिया। इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन आवर पीपुल आवर एम्पायर एंड वन लीडर। और 1938 में उन्होंने ऑस्ट्रिया को कब्जा करके अपने देश में मिला लिया और वहीं पर उसने एक नारा दिया, मतलब एक लोग एक साम्राज्य और एक नेता। ही देन वेंट ऑन द वेस्ट जर्मन स्पीकिंग सटेंडेनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया, और फिर बाद में उसने जो है चेकोस्लोवाकिया तरफ भी हस्तक्षेप किया एंड गॉबल्ड अप द इंटर कंट्री, और पूरे कंट्री को गॉबल्ड कर लिया। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ द इंग्लैंड, और ये सारी गतिविधियां वो लगातार कर रहा था, लेकिन इंग्लैंड का जो है मतलब अंदरूनी तौर पर उसे समर्थन प्राप्त था। उन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं इसे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। इसी चक्कर में क्या हुआ कि इनकी हिम्मत बढ़ती गई और ये जो मन में आता वो करते गए। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, हिटलर इसके बावजूद भी यहाँ पर नहीं रुका। सचेट हैड एडवाइज हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग हंगरी इन रिमेम्ड एज स्टेट डेफिसिट फाइनेंसिंग, और उसने फिर क्या हुआ, जो सचेट था उसने ये भी सलाह दिया कि जो हंगरी जो अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली, और फिर उसने क्या किया कि डिफिसिट फाइनेंसिंग को कम करने के लिए जो है बड़े स्तर पर इन्वेस्टिंग की भी जो है बात की। कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी, जो भी कॉशियस लोग थे उनकी जर्मनी में कोई ज़रूरत नहीं थी। सचेट हैड टू लीव, सचेट को बाद में फिर छोड़ना पड़ा उस देश को। दरअसल क्या हुआ, हिटलर को उसकी बात पसंद नहीं आई थी। उसे ये लग रहा था कि आप जो है बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं, इस वजह से आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ द प्रेचिंग, ठीक है। हिटलर ने जो है बाकी सारे जितने भी दृष्टिकोण थे उनको छोड़कर युद्ध लड़ना जो है बहुत बेहतर माना। आप ये जो है यूरोप का मैप है, इसको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ आप समझ लीजिए। जैसे कि ये जर्मनी है, बगल में लिथुआनिया है, ये नीचे पोलैंड है, स्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है, ये स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, बेल्जियम है, और ये नीदरलैंड है, और ऊपर डेनमार्क वगैरह है। तो देखिए मैप क्लियर करने से क्या होता है, आपको जो है वहाँ की थोड़ा से लोकल पॉलिटिक्स आपको समझ में आ जाएगी। इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, रिसोर्सेज वेयर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, और बाद में क्या हुआ, जो क्षेत्र का विस्तार करने में कहीं ना कहीं क्या हुआ, एक्यूमुलेट किया गया संसाधनों को। इन सितंबर 1939, सितंबर 1939 में जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, और जर्मनी ने 1939 में जो है सितंबर में पोलैंड पर कब्जा कर लिया, और यहीं से शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फ्रांस और इंग्लैंड के साथ। इन सितंबर 1940 ट्राई पार्टी पैक्ट वाज साइन बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान, और 1940 में 3 देश जापान, इटली और जर्मनी, ये जो है एक ट्राई पार्टी जो है यानी कि त्रिपक्षीय जो संधि है उसको ये लोग साइन करते हैं और स्ट्रेंथनिंग करते हैं हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के तौर पे अपने आप को दर्ज कराता है। पपेट रिजीम सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वेयर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, और पपेट रिजीम से क्या मतलब है, पपेट रिजीम से मतलब होता है कठपुतली सत्ताधारियों को जो है इन्होंने बाकी जगह पे इंस्टॉल कर दिया और ये बोला कि आपको जो है ये सारी चीज़ों का जो मिलता रहेगा, जो भी समर्थन के माध्यम से अब इन्होंने कब्जादारी करना शुरू कर दिए यूरोप में। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ अंक्यूरिंग ईस्टर्न यूरोप, और हिटलर का जो बचपन से जो सपना था कि ईस्टर्न यूरोप पर हम कब्जा करेंगे, यही इनके लिए जो है बाद में क्या हुआ, बहुत ही कष्टदायक सबब बन गया। ही वॉन्टेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मनी, वो क्या करता था, फूड सप्लाईज और लिविंग स्पेस जो है वो सबके लिए मुहैया कराना चाहता था। ये अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941, और जून 1941 में उसने सोवियत यूनियन पर जो है हमला कर दिया। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट फ्रॉम द ब्रिटिश, और इसी सबसे बड़ी गलती के चक्कर में क्या हुआ, जो वेस्टर्न फ्रंट था जर्मनी का उसने खोल दिया किसके लिए, इंग्लैंड के लिए, और इंग्लैंड जो है इस पे जबरदस्त बमबारी की। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑफ जर्मनी एट स्टालिनग्राड, और क्या हुआ था कि जर्मनी से जो है पहले ही रेड आर्मी जो है स्टालिनग्राड में एक छोटी सी डिफीट जो है खा चुकी थी। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मनी, और उसके बाद जर्मनियों को जो है उन्होंने हाउंड किया, उसके पीछे पड़ गए और उन्हें पूरी तरीके से कमजोर करके छोड़ा। एस्टैब्लिश सोवियत हेजमनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ अ सेंचुरी देयर आफ्टर, और इसी के बाद से जो है जो सोवियत है उसकी जो है ईस्टर्न यूरोप पे जो है हेजमनी स्थापित हो गई, यानी कि सबसे बड़ा सत्ताधारक स्थापित हो गया। Meanwhile the USA had resisted involvement in the बाद दरअसल क्या हुआ कि शुरुआत में तो यूएसएसआर का ही जलवा था, लेकिन बाद में जो है यूएसए ने भी इसमें
पार्टिसिपेट किया। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेंस्ट फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट द फर्स्ट वॉर हैड कॉज। देखिए दरअसल क्या हुआ कि अमेरिका जो है, जो दर्द उसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक समस्याओं के साथ जो झेला था वो दोबारा नहीं झेलना चाहता, बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर। दरअसल अगर उससे जो है पूरे विश्व का अगर एक छत्र शासक बनना था या एक छत्र बड़ा साम्राज्य बनना था तो उसे इन्वॉल्व होना ज़रूरी था। जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन ईस्ट। जापान जो है अपनी शक्ति को पूर्व में बढ़ा रहा था। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना, और उसने क्या किया था, जापान ने फ्रेंच इंडो चाइना था उसको जीत कर लिया था। प्लानिंग अटैक्स टू यूएस नेवल बेसेस इन द पैसिफिक, और जो प्रशांत महासागर में जो इनकी जो नेवल पावर थी उस पे यूएसए के उस पर वो कब्जा करना चाहता था और उस पर उसने हमला करने का पूरी तरीके से प्लान बना लिया। देन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर, और जापान ने जब अपना जो समर्थन जो है हिटलर को जब एक्सटेंड कर दिया, उसको जब बोल दिया कि हम आपके सहायक में हैं, एंड बॉम्ब द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर, और पर्ल हार्बर पर उसने क्या कर दिया, बॉम्बिंग कर दी। द यूएस इंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और फिर बाद में क्या हुआ, यूएसए ने जो है पार्टिसिपेट किया इसमें, वो भी युद्ध के मैदान में उतर आया। और 1945 में मई में जब 5 मई और 6 मई को जो है जब हिटलर की डिफीट हो गई, यूएस ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा इन जापान, और जापान के जो 2 शहर थे नागासाकी और हिरोशिमा पर यूएसए ने जब परमाणु बम गिरा दिया, उसी के बाद क्या हुआ कि एक्सिस पावर जो थी, एक्सिस कंट्रीज जो थी, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। किनके सामने, अलाइज पावर्स या अलाइज कंट्रीज के सामने। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर वी नाउ रिटर्न टू हेलमुथ एंड हिज फादर स्टोरी, स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर। और फाइनली मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, उसका माहौल कैसे बनता है। फिर फाइनली अब हम लोग देखते हैं कि जो भी नाजिज्म के चलते जो भी वहाँ पे क्रिमिनलिटी हुई है उनको हम लोग देखते हैं। और ये सारी चीज़ें, अब वो क्रिमिनलिटी उसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक तरीके का वार क्राइम है। आप युद्ध के दौर में आप सिविलियंस को जिस तरीके से उनका जेनोसाइड वगैरह करने की वजह से न्यूरेमबर्ग ट्रायल होने के बाद जो है इन लोगों को भी जो है परसिक्यूट किया जाता है, और फिर हिटलर जो है बंकर में डेड पाया जाता है। अपना जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था जिसका नाम गोबेल्स था, उन लोगों के बाद जो है ये मारे जाते हैं। तो फाइनली ये हमारा जो है हिटलर किस तरीके से राइज होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा सिनेरियो कैसे सेट होता है, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म कैसे होता है, फिर उसके बाद का जर्मनी कैसा होगा, हम वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। सो अगर आपको पसंद आया होगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।